नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग JSSC एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सीधा एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें वैसे ही क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सचिवालय हो गया, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या और कोई एग्ज़ाम जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। देखिए, हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, ये हम लोग का नया जो सीरीज स्टार्ट हुआ है जनरल साइंस का, इसको आप रेगुलर फॉलो कीजिए तो आपको एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। मतलब वहाँ पर क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे जो आप अच्छे ढंग से अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने के सोडा यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वो ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये आपका धोने वाला यानी वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो है वो NaHCO3, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑप्शन वगैरह जो रहेगा वहाँ पर मैं दे दूंगा ताकि आपको जो है वो और भी क्वेश्चंस को समझने में जो है वो हेल्प मिल जाए। ठीक है, जहाँ जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको याद रख लेंगे। और NaOH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। आपको कभी कभी एग्जाम में कास्टिक सोडा से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है, व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। दोस्तों एक व्यक्ति जो है वो डायबिटीज से पीड़ित है तो उसका कौन सा अंग ठीक से नहीं कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो है वो उसका सही ढंग से कार्य नहीं करता है, जिसको हम लोग पैनक्रियाज भी बोलते हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किसी को डायबिटीज़ क्यों होता है। डायबिटीज़ होता है कि उसके ब्लड में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड में शर्करा की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसे डायबिटीज़ हो जाता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी शुगर की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है। तो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलती है। तो अगर अग्नाशय ही अगर ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल पाएगा, जिसके कारण ब्लड में जो ग्लूकोज का जो मात्रा है, ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और फिर व्यक्ति जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी, ये वाला वर्ड आपको समझने की जरूरत है, त्रिक्षारकी अम्ल है। त्रिक्षारकी मतलब हो गया दोस्तों, जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, तो अगर इसको हम लोग आयन के रूप में तोड़ेंगे यानी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, है ना, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 हाइड्रोजन आयन मिलेगा। कितना हाइड्रोजन आयन मिलेगा? 2 हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो कोई भी एसिड जब उसको हम लोग आयंस के रूप में तोड़ते हैं तो कितना हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज कर सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्षारकी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विक्षारकी, या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइबेसिक, इंग्लिश में बोलते हैं डाइबेसिक। तो अगर हम आपसे पूछें कि H2SO4 जो है, ठीक है, H2SO4 ये नेचर में कैसा है, तो इसको बोलेंगे डायबेसिक एसिड है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, त्रिक्षारकी मतलब किसमें जो है वो
मतलब 3 हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ठीक है, तो किसमें 3 हाइड्रोजन आयन मिलेगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कुछ, ये सभी का आपको ये समझना है। ठीक है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका जो होता है वो HCl होता है। तो आप देख करके बता सकते हैं कि अगर इसको आयन के रूप में तोड़ेंगे तो एक ही हाइड्रोजन आयन मिलेगा। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ऑप्शन नंबर बी का। क्लियर है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी का लिखेंगे तो नाइट्रिक एसिड HNO3। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, HNO3, तो HNO3 देखिए यहाँ पर कितना, ये भी मोनोबेसिक होगा, तो ये हमारा आंसर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड ये तो अभी समझा दिए हैं, ये डायबेसिक है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4, है ना, H3PO4। देखिए यहाँ त्रिक्षार की बताना है, यानी कि 3 हाइड्रोजन आयन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर है ना 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिक्षार की, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा फास्फोरिक एसिड। और दोस्तों मैंने अभी जितना भी फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसे भी ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिलहन के पौधे की किस्म का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है। यानी कुछ तिलहन है, कुछ पौधे हैं जिनसे ईंधन तैयार किया जाता है, डीजल मतलब बायोडीजल बनाया जाता है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर होगा पार्थेनियम। क्या होगा, पार्थेनियम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, आप इसे देखेंगे। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में यूरिया बनती है। शरीर में दोस्तों यूरिया बनती है, तो शरीर में यूरिया जो बनती है वो कौन से प्रोसेस, कौन से चक्र से बनती है, ये आपको बताना है। ठीक है, शरीर में यूरिया जो है वो कौन से चक्र से बनती है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा ऑर्निथिन चक्र। आप इसे याद रखेंगे, ऑर्निथिन चक्र। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। यूरिया बनने का जो चक्र है वो है ऑर्निथिन चक्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बता सकते हैं क्रेब्स चक्र जो है वो उससे क्या निर्माण होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्रेब्स चक्र के बारे में। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र के बारे में आपको बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑर्निथिन चक्र। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा। प्रकाश का रंग जो है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों प्रकाश का रंग जो है वो हम लोग देखेंगे कि उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा, प्रकाश का रंग जो है वो उसके तरंगदैर्घ्य के द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक दो और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे कि टोटल कलर्स कितने हैं, कहने का मतलब है जो वाइट लाइट होते हैं, वाइट लाइट में टोटल 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये पैटर्न चलता है। ठीक है, क्या चलता है पैटर्न, भी 7 कलर्स का पैटर्न क्या चलता है, VIBGYOR। ठीक है, इसे आप याद रख लेंगे, विबग्योर। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी चाहे तो आप प्रिज्म से लाइट गुजारते हैं तो वो जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर में टूट जाता है, या तो रेनबो बनता है उसमें भी 7 कलर में टूट जाता है व्हाइट लाइट। ठीक है, और वो कौन से कलर होते हैं, यही कलर होते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए आपको ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो वायलेट है, देखिए ये सभी का अपना अपना एक अलग मतलब है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ फिर से। VIB, ये थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम होता है, VIBGYOR, विबग्योर। देखिए यहाँ पर भी मतलब क्या होगा, वायलेट, I मतलब होता है इंडिगो, B फॉर ब्लू, है ना, और G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, कौन से कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों वो वायलेट का होता है। किसका होता है, वायलेट का। और कौन से कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है रेड का। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है।
पृष्ठ तनाव का यहाँ पर क्या है, पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वर्षा की बूंदें जो गोल गोल गिरती है, ठीक है, वो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि वर्षा की बूंदें जो है वो गोल क्यों होती है, ठीक है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। हाँ, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, तो आप बता देंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा, केशिकीय उन्नयन, कहने का मतलब दोस्तों पृष्ठ तनाव केशिकीय उन्नयन पर भी प्रभाव डालता है, इसी के कारण केशिकीय उन्नयन हो पाता है। जैसे कहने का मतलब है, इसको अगर हम लोग बोलें एग्जाम्पल के थ्रू, तो जैसे आप लैंप की बत्ती में देखे होंगे कि लैंप की बत्ती में तेल जो है अपने आप ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ये किसके कारण, केशिकीय उन्नयन के कारण, और ये जो है पृष्ठ तनाव का ही एक परिणाम है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ए और बी ऑप्शन, लेकिन ये जो है किसी द्रव का प्रवाह जो होता है, इसमें पृष्ठ तनाव का कोई भागीदारी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है, यानी भौतिक प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसा बदलाव हुआ उसमें कि वो फिर से वापस पुराने वस्तु में लौट जाए, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम लोग जनरली भौतिक प्रक्रिया बोलते हैं। रासायनिक प्रक्रिया कहने मतलब कि अगर कोई वस्तु एक वस्तु से दूसरे वस्तु के रूप में अगर बदल जाता है तो उसका गुण भी अलग हो जाता है और उसको फिर से वापस पुराने वस्तु के रूप में जैसा था वैसा हम लोग नहीं ला पाते हैं। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को, यानी इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कहता है कि कौन जो है भौतिक प्रक्रिया नहीं है, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन जो यहाँ लिखा हुआ है, क्रिस्टलीकरण, ये भी भौतिक प्रक्रिया है, ये भी भौतिक यहाँ पर प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन, ये भी भौतिक प्रक्रिया है। जल में शर्करा का विघटन भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन फलों का पकना, देखिए दोस्तों फलों का पकना, आप बता सकते हैं कि फल एक बार अगर पक जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फल जो है वो फिर से वापस पुराने स्टेट में आ सकता है, जैसे था वैसे नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो भौतिक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए, तो आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, साबुन और डिटर्जेंट का जो है, ठीक है, पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल को दूर करने की क्रिया किसके निर्माण के द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मिशेल। आप याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पादपों द्वारा, यानी पेड़ पौधे के द्वारा जल का जो है, जल को वायुमंडल में भेजा जाता है, ठीक है, पत्ते से जो है वो जल निकल करके वाष्पीकृत होकर के और वायुमंडल में पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियां जो है वो जल को वाष्प के रूप में बदल करके और वो वायुमंडल में भेज देती है, यानी कि वहाँ का पत्तियों से जो है वो जल निकल करके वाष्प के रूप में बदलता है और वो वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, हमारे शरीर में एक विटामिन जो है वो खुद ब खुद बनता है, वो खुद ब खुद संश्लेषित होता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जो है ये आप धूप में रहेंगे, ठीक है, यानी अगर सनलाइट आपके शरीर पर पड़ रहा है तो आपका शरीर जो है वो खुद ब खुद जो है वो विटामिन डी तैयार कर लेगा, ठीक है। विटामिन डी को आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो
आपको ये समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ और देना चाहूँगा कि विटामिन डी जो है दोस्तों, ठीक है, विटामिन डी आपको तो देख लिए कि ये हमारे शरीर में कैसे संश्लेषित होता है। अगर विटामिन डी का कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सा बीमारी हो सकता है। तो दोस्तों अगर विटामिन डी का कमी हो जाता है तो हमारे शरीर में यानी हम लोग किस बीमारी के शिकार हो जाएंगे, तो रिकेट्स। उस बीमारी का नाम क्या है, रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स में क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, हड्डियां मुलायम हो जाएंगी और जहां तहां से हड्डी जो है वो मुड़ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। दोस्तों कुछ बीमारी का नाम जो है और भी विटामिन से रिलेटेड है, जिसको हम लोग देख लेते हैं एग्जाम में, उससे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए जो है इसकी कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी, बेरी नाम का एक बीमारी होता है जिससे विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से हम लोग जानते हैं दोस्तों अस्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, अस्कर्वी। विटामिन सी जो है वो लगभग सभी खट्टे फलों में आपको मिल जाएगा। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए दोस्तों, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, किस बीमारी से बचाव के लिए डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है, डीटीपी, ठीक है, डीटीपी का जो टीका लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, मतलब कौन सी बीमारी के से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रोहिणी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्थेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनस, ठीक है, रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनस, इससे बचाव के लिए बच्चे को जो है वो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। किसका टीका लगाया जाता है, डीपीटी, आप याद रखेंगे और ये तीनों बीमारी का नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं केंद्रक में तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। हरित लवक में भी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, राइबोसोम में भी जो है ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाएगा, जीव द्रव कला, ठीक है, जीव द्रव कला में जो है वो न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है। तो आप इसे ध्यान से याद कर लें। दोस्तों यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो कोशिका है, कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है और ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करता है। हमारे शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो राइबोसोम करता है, ठीक है। हरित लवक के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। हरित लवक जो है दोस्तों ये जनरली पादप में पाया जाता है, ठीक है। हरित लवक किस में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया, उसके कोशिका, पेड़ पौधे वाले कोशिका में पाया जाता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं दोस्तों क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। तो इतना बात तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं फैलोपियन ट्यूब, ये तो स्त्री जनन तंत्र का हिस्सा है। गर्भाशय ग्रीवा ये भी है और ये योनि, ठीक है, ये तीनों जो है वो स्त्री जनन तंत्र का भाग है। लेकिन मूत्र मार्ग जो है ये स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो जनन तंत्र का भाग नहीं है उसको हम लोग को पॉइंट आउट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं बता दूँ, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, यानी कि एग जो है वो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, ठीक है। एग का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका जगह का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में ही अंडे का निषेचन होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग का एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। दोस्तों अगर अम्ल की बात करें, अम्ल, ठीक है, तो अम्ल का डेफिनेशन भी यही होता है कि वैसे मतलब पदार्थ
जिसको अगर हम लोग पानी में घोलेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे, यानी हाइड्रोजन से संबंधित यहाँ पर इसका डेफिनेशन चलता है। वैसे पदार्थ जिसको अगर हम लोग पानी में घोलें, ठीक है, यानी उसको अगर वाटर में डाल करके उसको अगर हम लोग घोलें तो उसमें कौन सा आयन मिलना चाहिए, हाइड्रोजन आयन रिलीज करना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन आयन कोई भी अगर ये दे पा रहा है तो समझ लेंगे कि वो एसिड है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई एसिड होगा तो हाइड्रोजन आयन उसमें होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर था, है ना, क्या था इस क्वेश्चन का आंसर, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका आंसर हम लोग टिक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। यानी अगर कोई अगर एसिड है, कोई अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है। और हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो भी उसी से हम लोग का उसका बेसिसिटी मालूम होता है। आपको मैंने अभी पिछले क्लास में मतलब पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो अभी समझाए थे हम, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि हाइड्रोजन अगर होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब ऐसा है दोस्तों कि अगर एसिड है तब उसमें हाइड्रोजन आयन होना जरूरी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ध्वनि तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि तरंग, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्वनि तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दोस्तों ध्वनि तरंग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ध्वनि तरंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ध्वनि तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो आपका जवाब होना चाहिए वहां पर ध्वनि तरंग जो है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि तरंग कैसा है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ध्वनि तरंग जो है वो मैकेनिकल वेव है कि नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, मतलब यांत्रिक तरंग है, ठीक है, यांत्रिक तरंग है। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, घरों में व्यय होने वाले विद्युत को जो यूनिट में मापा जाता है वो क्या नापा जाता है। हम लोग जनरली सुनते हैं कि घर का जो बिजली बिल आता है उसमें जो रीडिंग होता है वो यूनिट में होता है। क्या चीज़ में होता है, यूनिट में होता है। जैसे मान ले किसी के घर का जो बिजली बिल आया है तो उसमें एनर्जी कितना खर्च हुआ है तो वो बताएगा यूनिट में, ठीक है, यूनिट में बताएगा। जैसे 100 यूनिट, 150 यूनिट, इसी तरह का कुछ बताएगा। तो वो जो यूनिट होता है वो किस चीज़ को रीड करता है, वो ऊर्जा को रीड करता है। क्या चीज़ को, ऊर्जा बताता है। ये जो हम लोग बोलते हैं 100 यूनिट, 150 यूनिट, ठीक है, वो इतना ऊर्जा हम लोग कंज्यूम किए हैं, तो ये ऊर्जा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊर्जा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिए, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि यूनिट, 1 यूनिट जो है इसके लिए हम लोग जो लगाते हैं कमर्शियल यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बोलते हैं, बोलने के लिए तो 1 यूनिट बोलते हैं, लेकिन इसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो इसका कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। यानी हम लोग के घर में जो एनर्जी आता है, ठीक है, हम लोग के घर में जो दोस्तों जो एनर्जी आता है वो किलोवाट घंटा में मेजर होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 1 यूनिट अगर एनर्जी कंज्यूम कर लिया है, यानी आपका जो एनर्जी जो आपने खर्च किया वो 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 यूनिट मतलब हो गया 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो मरा हुआ मछली होता है उसमें जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है, वो अमीनो यौगिक के कारण, अमीनो कंपाउंड के कारण ये आती है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कहता है डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों डीएनए की उप इकाइयों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि
ये क्यों किया जाता है, इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग को बताना है। तो कहता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, इससे रोगाणु मर जाते हैं। बी नंबर, यह अपद्रवों को घोल लेता है। सी नंबर कहता है यह अपचालक है। और डी नंबर कहता है यह एक ऑक्सीकारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है पोटेशियम परमैंगनेट, यह एक अच्छा ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो जिसके कारण जो है वो इसमें जितने भी इम्प्योरिटी होते हैं वो सभी जो है वो साफ हो जाते हैं। पानी जो है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका आंसर तो आपको ये मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर Km, ठीक है, KMnO4, ठीक है, ठीक है, KMnO4, ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। टोटल कितना, 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए और सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से रिवाइज करें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अब हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी होगा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उससे रिलेटेड यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से, यानी जो जनरल साइंस का एक नया सीरीज शुरू किए हैं, इसके माध्यम से हम सारा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, अपने झारखंड के एग्जाम्स के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जनरल साइंस का, उसको मैंने कवर करा दिया है और भी कुछ क्वेश्चंस है और भी मैं कवर करा दूंगा। तो उसका एक सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर बना दी है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो आप जाकर के उन सारे वीडियोस को जरूर देखिए, वहाँ पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप जो है वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो JSSC का, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और वहाँ से बहुत सारा आपको थोड़ा मतलब नॉलेज भी मिल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और वहाँ भी मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो सारा काम, ये जो समझाने का प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करके भी किया है। तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।